हमारा अगला सत्र हिंदी सिनेमा में अवधी भाषा की गूंज, ये हमारा अगला सत्र है। समाज के दिशा निर्धारण में सिनेमा का महत्वपूर्ण रोल रहा है, क्योंकि जनता का एक बड़ा वर्ग, विशेषकर युवा और वंचित वर्ग, सिनेमा में अपने आदर्श तलाश करते हैं। पर सिनेमा की भूमिका को अगर भाषा के संप्रेषण के माध्यम के तौर पर विश्लेषित किया जाए तो हम पाएंगे कि सिनेमा भाषा संप्रेषण के सबसे प्रभावशाली माध्यमों में से एक है। और अगर हिंदी सिनेमा की हम बात करें तो अवधी भाषा के बिना इसकी कल्पना मुश्किल है, क्योंकि हिंदी सिनेमा में ग्रामीण अंचल का चित्रण जब भी हुआ है तो उसकी भाषा के रूप में अवधी को ही प्राथमिकता मिली है। हमारे अगले सत्र में चर्चा इसी पृष्ठभूमि में होगी। सत्र का शीर्षक है हिंदी सिनेमा में अवधी भाषा की गूंज। इस सत्र के लिए हमारे साथ मंच पर होंगे कुछ मूर्धन्य बुद्धिजीवी। मैं पूरे सम्मान, पूरे एहतराम के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री मनोज राजन त्रिपाठी जी को, श्री आत्म प्रकाश मिश्र जी को और सुश्री कनक रेखा चौहान जी को। अपने अपने क्षेत्र के इन दिग्गजों का परिचय एक शेर से देने की कोशिश करती हूँ कि ये चिराग बेनज़र है, वो सितारा बेज़ुबां है। ये चिराग बेनज़र है, वो सितारा बेज़ुबां है। अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ये सत्र, जिसका शीर्षक है हिंदी सिनेमा में अवधी भाषा की गूंज। शुरू करें? आप लोग बैठ जाएं तो शुरू करें। रवि जी, अंगद जी, सब बैठ जाएं। When we talk about अवधी फिल्म्स, इलो हम सबका अंग्रेजी में बतवाए करना चाहिए। तो हम कहत रही, जब हम कहते हैं अवधी फिल्म, या का नाम हमरे दिमाग में फट दे आत। कौन? गंगा जमुना। आहा हा हा, दिलीप कुमार, बैजंती माला, उनके कानन का बाला। सही? खैर, ये तो गंगा जमुना की बात थी, लेकिन आज हम जिन और फिल्म्स की बात करेंगे उनके नाम हैं जुनून, शतरंज के खिलाड़ी, गमन, लगान, साहब बीबी गुलाम, नदिया के पार, और एक फिल्म है जिसके लिए मैं आपको एक हिंट देती हूँ। देखते हैं कि आप लोग पहचान पाते हैं कि नहीं। ठीक है, गाना गाती हूँ, एक लाइन। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। पीपली लाइव। पीपली लाइव एक ऐसी फिल्म थी जिसमें अवधी और अवध का कल्चर बहुत बढ़िया दिखाया था, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हम तो गंगा जमुना में उसके संवाद जो थे ज़्यादातर अवधी में थे। उस दरवाजे को ज़रा बंद कर दीजिए, चमक आ रही है आँख पे, उसको बंद कर दीजिए अंदर से। उसके गीत हम आज भी गुनगुनाते हैं गंगा जमुना के, और आज भी वो काफ़ी भव्य है। अगर कभी हिंदी सिनेमा की कोई फहरिस्त बनेगी तो जिस कालजयी फिल्म का नाम उसमें होना चाहिए वो होगी गंगा जमुना। लेकिन एक बात जो नहीं समझ में आती वो ये है कि संवाद कुछ तो उसमें अवधी में थे, कुछ हिंदी में थे, खड़ी बोली में जिसे कहते हैं। लेकिन दिलीप कुमार और कन्हैया लाल जी के संवाद ज़्यादातर अवधी में थे। एक सीन है, ज़रा उसको आप देखिए कि दिलीप कुमार कन्हैया लाल के यहाँ काम करते हैं, मजदूर हैं, बैलगाड़ी चलाते हुए गाते हुए चले आ रहे हैं वो, और वो कह रहे हैं कि बैल हमारी कहानी सुना, बैल हमारी कहानी सुना। तो कन्हैया लाल बड़े नाराज़ होते, कहते हैं हाँ गाए जाओ गाए जाओ, 125 बोरी में 19 बोरी का पता नहीं है और तुम गाए जाओ, तू का डबल मजूरी दे का पड़ी। तो दिलीप कुमार का क्या जवाब है? ई ले हो तुम्हार 19 बोरी, या का तुम्हारे तिलक के खातिर धरी है का, लगन कर रही हो का। एक तो ये संवाद थे। दूसरा एक गाना जो बहुत मशहूर हुआ था, नैन लड़ जई हैं तो मनवा में चमक धमक हुई बेकरी। इसके गीत शकील बादायूनी लिखे थे।
संगीत नौशाद साहब का था। नौशाद साहब जाहिर है लखनऊ के थे, अवध के थे, तो उनको अच्छी खासी पकड़ थी संगीत की। लेकिन गाने में मनवा माँ धमक हुई बे करी, प्रेम का छुट्टी है पटाखा तो धमक हुई बे करी, ये जो धमक और छुट्टी है ये सब शब्द हैं। आपको लगता है शकील बदायूं ने लिखे होंगे? नहीं, ये वजाहत मिर्ज़ा साहब जिन्होंने पटकथा लिखी थी उनका श्रेय जाता है कि गानों में भी उन्होंने शकील बदायूं जी को मदद की होगी। तो मैं आपसे बात करती हूँ पहले मनोज जी कि आप गंगा जमुना के संगीत को और पटकथा को किस तरह से अवधि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? देखिए, जो आपने याद दिलाया तो मुझे एक चीज याद आई। लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, हुई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार हो, हुई गवा मन मोरे तिरछी नजर का हल्ला। तो ये भी है और वो भी है। दिल पायल बेला मैंने, तबीयत मेरी रंगीली, ये भी है और वो भी है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये सब पूरा अवधि है। और गंगा जमुना में ढूंढो ढूंढो रे साजना, ये सारी चीजें हैं। जहां तक पीपली लाइव की बात है, अगर आप गौर करेंगे तो पीपली लाइव पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश है, चोला माटी के राम पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश है, लेकिन जो गीत अभी आपको सुनाया गया वो अवधि है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की जो टॉप 10 मूवीज हैं जिन्होंने 300 करोड़ रुपए से ऊपर कमाए हैं, उनमें एक एलियन आता है जिसका रिमोट खो गया है, दैट इज पीके। वो पीके भी जब बोलता है तो असल में अवधि ही बोल रहा है। मैं गलत तो नहीं हूं? थोड़ी भोजपुरी मैं बता रहा हूं, मैं उस पे आ रहा हूं। मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि मैं गलत तो नहीं। यही हाल कुछ लगान का भी था। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, ये सब अवधि है। पृष्ठभूमि गुजरात। ऐसे ही अगर आप मध्य प्रदेश के चंबल इलाकों में चले जाएंगे तो सुनील दत्त की एक फिल्म आई थी, मुझे जीने दो। नदी नारे न जाओ श्याम पैया पड़ूं। अब बात सिर्फ इतनी है कि हम जिसको इधर अवधि समझते हैं, उस तरफ जाएं तो बुंदेलखंडी समझते हैं, इधर आए तो ब्रज भाषा हो जाती है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में ये भाषा किसी गन्ने की तरह जाती है, मशीन में पेरी जाती है, और वहां बैठे 18 डिग्री टेम्परेचर में बैठे जो लोग हैं, जो साउथ बॉम्बे के लोग हैं जो फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको लगता है ये सारी भाषाएं भोजपुरी हैं। दैट्स वाई वो पीके है तो अवधि, लेकिन बीच बीच में उसको कहीं ना कहीं भोजपुरी दिखाई दे रहा है। गंगा जमुना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अवध। बाद में आपने और नाम लिए, उमराव जान भी उसमें एक है, शतरंज के खिलाड़ी भी है, जुनून भी है। लेकिन वास्तव में यूं कहा जाए कि अवधि भाषा की फिल्में नहीं आ रही हैं और भोजपुरी ने अपनी एक इंटायर इंडस्ट्री खड़ी कर रखी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि असल भाषा जो अवधि है, जिसमें उर्दू भी है, फारसी भी है, अवध भी है, वो पूरी भाषा ही हिंदी है और उसी का नाम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। तो हम इस बात के शोक में ना जाएं कि अवध भाषा की प्योर मूवी नहीं बन रही है, बट हिंदी की जो पिक्चर बन रही है उसको आप मीर खुसरो की भाषा में हिंदवी कह लें या आज की तारीख में उसको हिंदी कह लें, वो है अवधि। बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छा मनोज जी, आपने सुंदर बहुत अच्छे सुरीले गाने सुनाए। कनक जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। ये जो अपना विषय है हिंदी फिल्मों में अवधि की गूंज, मैं इसको 3 रूपों में लेता हूँ। पहला, वो फिल्में जो अवधी भाषा में बनी हों, जिनका सेंसर सर्टिफिकेट अवधी में निर्गत किया गया हो। वो पहली फिल्म दुर्भाग्य से एज लेट एज सन 2000 में आई थी। अम्मा नाम की फिल्म थी, जिसमें आयशा जुल्का अभिनेत्री थी और हमारे शहर के सुनील बत्ता उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। दूसरी फिल्म आई मेरी धरती पुकार समथिंग 2017 में, और तीसरी भी आजकल चर्चा में है, फैंटास्टिक दुल्हनिया। ये 3 फिल्में अवधी भाषा में जिनका सेंसर सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ये वो अवधी फिल्में हैं। अब हम बात करें अवधी के संवादों और अवधी गीतों की, जिसको लेकर हम सब बहुत लट्टू और मोहित हैं। हमें लट्टू और मोहित होना भी चाहिए। गंगा जमुना क्यों, आप 1958 में काला पानी देखिए, नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। 1958 में नजर लागी राजा तोरे बंगले पे, या गुलाब बाई का वो एक गाना था बड़ा मशहूर, नदी नारे न जाओ शाम पैया परी, या और आप तमाम गाने देख लीजिए, वो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, अभी हाल का, या बीच के और देख लीजिए, तमाम फुल गेंदवा न मारो, लगत करे जवा पे चोट। ये परंपरा इसलिए गई, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अमृतलाल नागर और प्रेमचंद के शहर से, मतलब प्रेमचंद अमृतलाल नागर तो यहीं के थे, अवध के वो संवाद लेखक जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जब कुछ देहाती दिखाना हो, जब कुछ ग्रामीण परिवेश की चीज दिखानी हो, तो आप कुछ भी उसको अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मगही, वट एवर यू कॉल इट, सब जोड़ दीजिए, कुछ ऐसा लगे कि विदूषकत्व है, तो वो अवधी हो जाता था। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ फिर, कि कैसे, जो आपने कहा ना 18 डिग्री टेम्परेचर में बैठ के उनके दिमाग में जो आ गया उन्होंने लिख दिया और वो भाषा हो गई, वो अवधी नहीं है। वो उनकी निगाह में ऐसे किरदार द्वारा बोली जाने वाली भाषा है जो तुलनात्मक दृष्टि से वो देहाती है, गांव का है, कम पढ़ा लिखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखिए इनकी सोच कहाँ तक जाती है। मैं एक फिल्म आपको याद दिलाऊं, मोहनजोदाड़ो आपने देखी थी, अगर देखी हो तो, राकेश रोशन की। अब उस समय की लिपि का आविष्कार आज तक हो नहीं पाया, खोज नहीं पाया वो लिपि क्या है। तो उस लिपि में वो उन्होंने अपनी लिपि डेवलप कर ली। वो नाव जब चला रहे थे तो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ को बोले, जल्दी जल्दी हथो हिलाए, जल्दी जल्दी हथो हिलाए। और कबीर बेदी जो है वो गालियां दिया करता था, वो विलन था, तो बोलता था हलाम खोर। अब समझिए आप बात को, यानी कि जो संवाद लेखक हैं वो उनकी दृष्टि में वो किसी तरीके से उसके आसपास पहुंच जाएं तो वो अवधि हो गई। दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अवधि नहीं है। अवधि वो है जो लगभग 12-15 शहरों में बोली जाने वाली लालित्यपूर्ण भाषा है, जिसका अपना व्याकरण है। वो हिंदी की उपभाषा भी हो सकती है, वो एक बोली भी हो सकती है, लेकिन उसकी अपनी इयत्ता है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है, उसका अपना आयाम है, उसका अपना क्षेत्र है। उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान होना चाहिए, जो दुर्भाग्य से फिल्म इंडस्ट्री में हो नहीं पाया। धन्यवाद। अभी जो आपने बात कही कि गांव के लोग बोलते हैं अवधी, तो ज़्यादातर किरदार जो पहले दिखाए गए हैं वो या तो घर का नौकर बोल रहा है या खालिस गांव के लोग बोल रहे हैं। तो एक ये क्लास डिफरेंस या स्तरीकरण हो गया। जो खड़ी बोली बोल रहा है या अंग्रेज़ी बोल रहा है वो एलीट क्लास हो गया। अब उदाहरण के लिए साहब बीबी और गुलाम, उसकी कहानी बंगाल में थी। कलकत्ता के एक आलिशान घर में हवेली में 2 भाई रहते हैं। उसमें एक नौकर आता है, हम भूतनाथ हैं, हम फतेहपुर से आए हैं। उसका नौकर, और जो वहाँ नौकर है धूमल, जो बहुते बतौर रही, वो सारा दिन यह कहत रही कि ये घर मकाम काज के मारे हमें बात करे कि फुर्सतें नहीं है। अब ये बताइए कि ये कहानी जो कि बंगाली में थी, मूल कहानी थी, और इसके जो स्क्रिप्ट थी वो भले किसी ने लिखी हो, लेकिन अबरार अलवी का जन्म हुआ था अयोध्या में। तो अबरार अलवी, उनके पिता बाद में नागपुर और महाराष्ट्र के कई गांव में अपनी नौकरी की वजह से गए, लेकिन अबरार अलवी साहब अयोध्या में जन्मे थे, तो उसका पूरा असर था। उन्होंने गुरुदत्त के जो गांव का कैरेक्टर है, बाद में आके उनकी भाषा थोड़ी सी अच्छी हो जाती, अच्छी से मेरा मतलब है शहरी भाषा हो जाती है, और नौकर जो है उसकी। तो नौकर और गांव वाले 2 ही लोग कलकत्ते के उस
1950s के दिस इज प्री इंडिपेंडेंस जो कहानी है, तो प्री इंडिपेंडेंस कहानी में वही लोग गांव की भाषा बोल रहे हैं। अब उससे फ़ायदा ये हुआ कि दिलीप कुमार जैसे कैरेक्टर, गुरुदत्त जैसे कैरेक्टर अवधी बोल तो रहे हैं, लेकिन वो कैरेक्टर पढ़ा लिखा नहीं है। तो नकारात्मक उसका हम बहुत खुश हुए कि भाई हमारी भाषा बोली जा रही है स्क्रीन पर, लेकिन नकारात्मक प्रभाव उसका ये है कि लोगों ने अपने बच्चों को अवधी बोलना मना कर दिया गया। आपको अंग्रेजी में बोलना है, खड़ी भाषा में बोलना है, गांव की भाषा मत बोलिए। तो ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ क्योंकि वो कैरेक्टर्स ही गांव के दिखाए जा रहे थे। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आज भी ऐसा ये क्लास डिफरेंस, ये स्तरीकरण है अवधी भाषा में? अभी आपने एक बात कही थी, माफ़ी चाहता हूँ, मनोज जी ने भी एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। देखिए, जब निर्देशक किसी फिल्म को गंभीरता से लेता है तो वो उसकी ऑथेंटिसिटी पे ध्यान देता है। लगान शूट हुई गुजरात में, लेकिन राजा अवस्थी, मुझे याद है, यहाँ से गए थे गुजरात और पूरे शूटिंग के टाइम, सुधीर भाई मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, राजा अवस्थी पूरे वक्त गुजरात में रहे जब तक शूटिंग चली, और वो अवधी का सही उच्चारण वहाँ के जितने भी कलाकार थे उनको सिखाते बताते रहे। इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से अगर आप देखें तो लगान में जो अवधी का प्रयोग हुआ है वो काफ़ी वेल थॉट अवधी ही है। वो ऐसी काम चलाऊ भाषा नहीं है कि काम चलाऊ आपने कोई शब्द भोजपुरी का लिया, कोई मगही का लिया, कोई अवधी का लिया और पंचमेल खिचड़ी परोस दी और कहा ये अवधी है, ऐसा लगान में नहीं है। जहाँ तक रही क्लास डिफरेंस की बात, तो भाई एक बात तो हम सबको समझ लेनी चाहिए कि भाषा वही निखरती है। एक मैंने वाक्य बहुत पहले पढ़ा था, भाषा निखरती है प्रयोग की खराद पर। कोई भी भाषा जितना प्रयोग की जाएगी उतना अधिक उसमें निखार आएगा। दुर्भाग्य ये है कि अवध क्षेत्र में रहने वाले हम सबको जब स्वयं अवधी बोलने में शर्म आती हो तो हम किससे उम्मीद करें? क्या मंगल ग्रह से कोई व्यक्ति आएगा और अवधी पर फिल्में बनाएगा, या कोई फिल्म इंडस्ट्री खड़ी करेगा और बाहरी एलिमेंट आकर उसमें इनपुट दे देगा? दुर्भाग्य ये है कि अन्य भाषा भाषी अपनी भाषा पर नाज करते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं घर में सामाजिक रूप से, लेकिन हम सबको अपनी भाषा, अवधी भाषा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो बोलने में शर्म आती है। मुझे आती थी, मुझे याद है बचपन में, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, लखनऊ के से करीब 45 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, पूरा परिवेश अवधी का है, मेरे बहुत रिश्तेदार खानदानी परिवार के लोग आज भी गांव में रहते हैं। मेरी माँ बचपन में उनसे अवधी में बात करती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। 10, 12, 15, 18 साल तक मुझे लगता था अरे मम्मी ऐसे क्यों बोलती हैं, तो बाद में समझाती थी नहीं बेटा ये हमारी भाषा है। परिपक्व होने में समय लगता है, समय के साथ हमें लगता है समाज परिपक्व होगा और शायद समझ पाए इस बात को कि अपनी भाषा होती है। उर्दू बहुत अच्छी है लेकिन मौसी है, माँ तो हमारी अवधी ही है। अधिक प्यारी तो माँ होनी ही चाहिए, मौसी भी प्यारी होती है, आंटी भी प्यारी होती है, अंग्रेजी भी प्यारी है, लेकिन मुझे लगता है अपनी भाषा माँ होती है। कनक जी, जो आपने लेवल की बात की है, मुझे फिर एक बार कहना पड़ेगा और मैं इसको फिर कहूँगा कि जो एक प्योर लैंग्वेज है तो उसमें ससुर हमार भैल डिक्टेटर, तो ये डिक्टेटर शब्द इंग्लिश है लेकिन ससुर हमार भैल डिक्टेटर, ये ससुर हमार भैल जो है ये तो भोजपुरी है। मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि अवध की जो भाषा है वो अयोध्या से शुरुआत होती है, लेकिन इधर आपको लखनऊ आना पड़ेगा, फिर आप और जाएंगे आगे तो उन्नाव पार करते हुए कानपुर तक पहुंचेंगे। हम मेरे ख्याल से जिस चीज़ की बात कर रहे हैं कि हमरे पांजर पैसा नहीं है, हम पंचन आजकल जायते नहीं कहूँ, यही तो भाषा है। ये मेरे ख्याल से ये हमारा स्टाइल ऑफ टॉकिंग था, एसेंट था। लेकिन अवधी भाषा, मतलब पता नहीं क्यों मुझे इस बात पर हमेशा ऐतराज रहता है कि जो हिंदी है वो अवधी है, क्योंकि भोजपुरी अपने आप में जो उसके आर्क हैं, जिस तरीके से वो मीड़ के साथ कही जाती है, वो भोजपुरी अपने शब्दों को, उनकी मात्राओं को लेकर चलता है। लेकिन अवधी जो होगी, शतरंज के खिलाड़ी की आपने बात की, जुनून की आपने बात की, उन सारी चीज़ों में आपको हिंदी, उर्दू, फारसी सब दिखेगी, पर अवधी भी दिखेगी। बात रही कैरेक्टराइजेशन की, तो ये बात आत्मप्रकाश जी की बिल्कुल सही है कि जब कहीं एक कॉमेडी पैदा करनी पड़ेगी, वहाँ एक कैरेक्टर होगा, जो कैरेक्टर उस भाषा को जब देहाती में बोलेगा तो वो कहलाएगा कि ये हमारी
शुद्ध भाषा है। मदर इंडिया को ले लीजिए, कन्हैया लाल का कैरेक्टर ले लीजिए, नरगिस का कैरेक्टर ले लीजिए, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, जिसका भी ले लीजिए, उसमें आपको कन्हैया लाल थोड़ा अवधि ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि कन्हैया लाल का अपना जो एक्सेप्टेंस था एसेंट को लेकर वो ज्यादा प्रभावी था। तो बात मुझे यही समझ में आती है फिर कि वो जब 1286 में अमीर खुसरो जो आए अयोध्या 2 साल के लिए, उससे पहले वो अपने आप को तुर्क कहते थे। यहां आए तो भगवान राम को के दर्शन किए उन्होंने, अवध देखा, और जब जहांगीर कह गए थे कि कश्मीर इस दुनिया की जन्नत है, तब अमीर खुसरो ने कहा था कि अयोध्या इस दुनिया की जन्नत है। वहां पे वो तुर्क जो अपने आप को तुर्क कहता था, वहां जब हिंदुओं ने इस बात का विरोध किया कि वो जनेऊ पहनने लगे, मुसलमानों ने इस बात का विरोध किया कि वो मूर्ति पूजक हो गए, मूर्ति पूजा करने लगे, हालांकि वो कोई भगवान राम की पूजा नहीं करते थे। दोनों तरफ का विरोध करने वाला वो तुर्क तब कहता है कि मैं अपने रसिक के रस में ऐसा पग चुका हूं कि अब मुझे न जनेऊ की आवश्यकता पड़ती है और ना ही मुझे खुद को तुर्क कहने की जरूरत पड़ती है। यह है वो भाषा अवधि। मैं उसी जनेऊ, अगर आप उसके एसेंट की बात करेंगे तो मैं उसको जनेऊ बोलूंगा, और अगर आप कहेंगे कि नहीं वो भाषा अब धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही है, तो मैं उसको तुर्क कहूंगा। और उनके बीच में जो मीर जो खुसरो पैदा हुए, वो आज की अवध भाषा है। और मैं गर्व के साथ कहता हूं कि हिंदी की जो भाषा, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, वो पूरी अवध को लेकर चल रही। हाँ, इस बात को लेकर वो जरूर मिसअंडरस्टैंड करती है, कहीं ब्रिज प्रयोग कर लेती है, कहीं भोजपुरी प्रयोग कर लेती है, उसको लगता है सारी भाषाएं भोजपुरी है। नहीं, अक्सर ये बात होती है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत आगे निकल गई, अवधी इंडस्ट्री क्यों नहीं निकल पाई। तो उसका जो सीधा जो जवाब मेरी समझ में आता है, जब मैं बहुत विचार करता हूँ इस पर, जो आपने बात कही मनोज जी बिल्कुल ठीक है। दरअसल क्या है कि अवधी हिंदी की उपभाषा है और अवधी हिंदी के बहुत करीब है, तो बरगद के नीचे कभी कुछ पनप नहीं पाया। हिंदी अपने आप में एक बहुत विकसित इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बहुत विकसित है। भोजीवुड, बॉलीवुड के बरक्स भोजीवुड वो विकसित हो गया, लेकिन अवधीवुड इसलिए विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वो बहुत हिंदी के करीब है और उसमें कही गई बात बहुत आसानी से हिंदी भाषियों को समझ में आती है। ये बहुत बड़ा कारण है कि अवधी फिल्म उद्योग क्यों पनप नहीं पाया। और 12-14 ज़िले होंगे जहां अवधी बोली जाती है, और वहां तो 12-14 हमें लगता है वहां वो देश होंगे, पूरा गिरबिटिया, पूरा फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, अपना प्रदेश छोड़िए, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, वो बड़ा एरिया है, मार्केट बड़ी है, बहुत बड़ी मार्केट है। हमारे पास मार्केट नहीं है, उनके पास मार्केट बहुत बड़ी, यहाँ फिल्में बनती हैं। मेरी आज सवेरे बात हो रही थी अम्मा फिल्म के प्रोड्यूसर से, मैंने उनसे पूछा कहाँ कहाँ रिलीज़ की थी, फ़ायदा हुआ कि नुकसान? बोले भारी नुकसान हुआ। हमने क्यों? बोले मुंबई में हम एडिट कर रहे थे, तो वहीं से तब टेरिटरी वगैरह, तो वहीं से वो सेल्यूलाइट पे बनाई थी मैंने, तो सेल्यूलाइट की तब टेरिटरी वहीं से सब बांटी जाती थी। तो जब तक मेरा संपादन एडिटिंग चली, मैं मुंबई में रहा, वो लंबा समय में रह नहीं सकता था, अफोर्ड नहीं कर सकता था, लिहाजा बहुत सी ओवरसीज़ बेच नहीं पाया, राजस्थान बेच नहीं पाया, कलकत्ता बेच नहीं पाया, पंजाब बेच नहीं पाया, इसलिए भारी नुकसान हुआ। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे थे, जब देहाती कैरेक्टर दिखाना होता था तो अवधी या कोई गांव देहाती भाषा, अनगढ़ ऐसी भाषा का प्रयोग करो कि लगे विदूषक है, गांव का है, कम पढ़ा लिखा है। वो पूरा नैरेटिव था। उस जमाने की फिल्मों को गौर से देखिए, उसमें अगर कोई पंडित ब्राह्मण होता था तो गपोड़ शंखी मूर्खी होता था, वो लड्डू खाता रहता था, ए पंडित वो निकाल, वो क्या कहते हैं, मुहूर्त निकाल, तो पंडित है मुहूर्त, अच्छा अभी निकालते हैं। विदूषक पंडित होगा तो विदूषक होगा, ठाकुर होगा तो अत्याचारी होगा, गोली मार देगा छाती पे, और वैश्य होगा तो लालची होगा। वो एक लंबा नैरेटिव चला, मुझे लगता है दशाब्दियों, और उस नैरेटिव ने हमारे समाज को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसकी भरपाई मुझे लगता है लंबे समय तक हो नहीं पाएगी। अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आपने अपना नैरेटिव गढ़ा, कोई बात नहीं, गढ़ा आपने, लेकिन वो असलियत नहीं थी। जैसे उस समय महाराष्ट्र में मुंबई का ऐसा दिखाते थे, मुंबई रेलवे स्टेशन पे कोई व्यक्ति उत्तर भारत से गया,
मुंबई में उतरा, बॉम्बे, तब का बॉम्बे उतरा, उसने संदूक रखा और पीछे घुमा और संदूक गायब हो गया। गोया कि बंबई गिरहकटों, चोर, उचक्कों का शहर रहा हो। वो नैरेटिव गढ़ा गया। बहुत बहुत सोची समझी रणनीति जान के तहत ये कार्य हुआ। मैं बहुत लंबा बोल गया, बहुत धन्यवाद। मैं छोटी सी एक बात मैं भी कहूंगा आपसे कि जिस तरीके से चीजें बदली हैं, पहले क्या था, फ्रैक्चर बांडिया, दाऊद पर फिल्में बनने लगी, हर पिक्चर में अपन तुपन, अपन जाएगा इसको सटकाले का, अपन को सटकली, एक लगातार एक एक्सेंट इसी तरीके का चल रहा था। लेकिन अगर आप गौर करें, बाला, दबंग, जितने भी पार्ट आप देखेंगे फिल्मों के, आप पाएंगे मारा एक भन्न से कंटाप कांट के नीचे तो हवा सरक जाएगी। ये कौन सी भाषा है? कंटाप कहाँ का शब्द है? कानपुर। भन्न से कहाँ से? बस 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 मैं यहीं आने वाला हूं। वो कानपुर नहीं, वो कानपुर में बोला ज्यादा जाता है। भाई कानपुर लफंगियत के लिए मशहूर है, बनारस मलंगियत के लिए मशहूर है। दोनों एक जैसे शहर है। वहां पे रंगबाजी है, वहां पे मलंगबाजी है। वो शब्द मैं मान के चलता हूं कि जिस तरीके से संस्कृत के अपभ्रंश हुए हैं, वैसे ही ये अवध भाषी जितने भी इलाके हैं, जो आत्म प्रकाश जी ने बताया, जितने भी जिले हैं, ये अपभ्रंश अवधि ही है। ये सारी चीजें वहीं की भी हैं। रांझणा फिल्म देखिए आप, बनारस में बन रही है, बनारस ही सब कुछ है, लेकिन कहते हैं अरे यार वो गली मोहल्ले के प्यार को तो डॉक्टर और इंजीनियर ही ले जाते। वो भाषा पुरबिया नहीं है, जबकि बनारस में पुरबिया बोली जाती है, लेकिन वो अवधी बोल रहा है वहां पे। तो ये सारे उदाहरण में बार बार, शायद मैं अवधी को लेकर कुछ ज्यादा क्रांतिकारी हो गया हूं। मुझे लगता है जो हिंदी है, जो आज की हिंदी है, जो फिल्म हिंदी इंडस्ट्री है जो फिल्म इंडस्ट्री, वो पूरी अवध वाली हिंदी है। और लेकिन वो बरगद है, उसकी एक उपभाषा है। और बड़ी सीधी सी बात है, भाषा कोई गन्ने की फसल है ही नहीं कि जिसको हर सीजन में काटा, पिरोया, शक्कर बनाई, गुड़ बनाया, रस बनाया, पी गए। भाषा तो वो है कि जो बरगद के पेड़ पे लगा हुआ एक झूला है, आप झूलते रहिए। हो सकता है 200 साल तक बरगद चले, 500 साल तक वो बरगद चले, हो सकता है 1000 साल तक बरगद चले। तो वो भाषा है जो लगातार, उस पर जब कोई झूलने आएगा तो कभी वो धोती घूंघट वाली पहनती होगी, आज के ज़माने में हो सकता है जीन्स पहन के टहल रही, लेकिन वो भाषा उसी जगह उस बरगद की तरह वहाँ पे फिक्स है। एंड आई एम प्राउड ऑफ कि आज की हिंदी अवध के साथ ही चल रही है। जब आप हाँ, लगान से लगान, खासतौर से लगान। और इसीलिए वो राजावस्थी गए थे वहां पर, वो केपी सक्सेना जी की रिकमेंडेशन पे ही गए थे। और वो पर्टिकुलर थे भाषा के को लेकर कि अगर मैं डायलॉग्स लिख रहा हूं और अवधी में है तो उनकी डिलीवरी भी अवधी में ही हो, उनकी डिलीवरी बुंदेली में और भोजपुरी में ना हो, मगही में ना हो। तो इसलिए राजावस्थी गए थे। और पूरी शूटिंग के वक्त राजावस्थी गुजरात में रहे, मौके पर रहे। और सभी किरदारों को, क्योंकि हर भाषा का उच्चारण भी फर्क होता है, तो तालव्य है कि दंत्य है, क्या है, किस तरीके से बोलना है, वो सारी बातें राजावस्थी ने वहाँ रहकर किरदारों को सिखाई। ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, ये तो हम लोग इस वक्त की प्रेजेंट टाइम्स की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास इंटरनेट है, जब हमारे पास गूगल है। लेकिन मैं फिर गंगा जमुना पे जाऊंगी कि दिलीप साहब ने ये भाषा सीखी, वैजयंती माला जो कि दक्षिण की थी, उन्होंने भाषा सीखी, और दिलीप कुमार ने बहुत बढ़िया बोली। भाषा की बात आपने पहले भी कही मनोज जी, तो भाषा सिर्फ एक हमारे संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा हमारी संस्कृति है। और 3 बहुत बड़ी फिल्में जो कि ऑस्कर नॉमिनेट भी हुई, शायद नॉमिनेशन हुआ, 3 बड़े डायरेक्टर्स जिनका नाम मैं लेना चाहूँगी, वो है सबसे पहले अपने मुजफ्फर अली साहब, दूसरा नाम श्याम बेनेगल साहब का जुनून के लिए, और तीसरा नाम सत्यजीत रे का शतरंज के खिलाड़ी के लिए। तीनों का जो टाइम लाइन है करीब करीब वही है, 1857 के आसपास वाला अपना विद्रोह का समय है। मुजफ्फर साहब के बारे में कहा जाता है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपना अवध अपने साथ लेके जाते हैं। जब वो मुंबई में रहते थे तब भी उनके घर में चटाइयाँ थी, चिक थी, नीचे दस्तरखान बनते थे, तो उनको अवध की समझ थी। लेकिन श्याम बेनेगल साहब या सत्यजीत रे यहाँ के नहीं थे, उन्होंने जुनून बनाई और उनके सारे कैरेक्टर्स ऐसे थे, ऐसे लगता था कि 1857 में ही वो हैं। फिर वहाँ पे लेकिन फिर क्लास डिफरेंस वही था कि जो
मालिक है वो खालिस उर्दू बोल रहा है और जो नौकर चाकर हैं वो बोल रहे हैं अवधी। एक किस्सा है कि हमारे यहाँ लखनऊ में एक प्रोफेसर साहब हैं, अनीस अशफाक साहब, शायद आप लोग जानते होंगे। तो ऐसे ही कार्यक्रम चल रहा था, मुजफ्फर साहब स्टेज पे थे, तो उन्होंने पूछा मुजफ्फर साहब से कि आपकी फिल्मों के नाम कुछ अजीब से अलग से होते हैं, गमन, अंजुमन, उमराव जान, क्या तरीका है? तो हम लोग सब सोच रहे कि अब मुजफ्फर साहब इसका क्या जवाब दे सकते हैं, नाम है तो है। तो वो बोले अब का बताई, हमरे यहाँ नाम ही ऐसन होते, छुट्टन पुत्तन लल्लन। तो वो समझ उनको है जो कि सत्यजीत रे साहब को शायद नहीं थी। काफ़ी रिसर्च करी उन्होंने शतरंज के खिलाड़ी के लिए। तो अशफाक साहब ने सत्यजीत रे जी को चिट्ठी लिखी, उनको बहुत बधाई दी कि उन्होंने अवध पर एक फिल्म बनाई और उसको जैसे का तैसा था चित्रण सिल्वर स्क्रीन पे किया। लेकिन रे साहब से माफ़ी मांगते हुए मैं ये कहता हूँ कि आपने पान काटते हुए जब शबाना आज़मी को दिखाया तो वो काट रही थी सुपारी, वो बोली सुपारी, हमारे यहाँ सुपारी नहीं, हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, डली, डली बोला जाता है। सत्यजीत रे ने उनको चिट्ठी लिखी कि ये चूक हो गई क्योंकि मैं आपके प्रदेश का नहीं हूँ। तो वो एक उनका स्टैचर था, उन्होंने माफ़ी भी मांग ली और ये बात कही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुजफ्फर साहब जब अपना अवध दिखाते हैं पिक्चर में, तो अगर उमराव जान के टुकड़ी फर्शी गरारे हैं, आलिशान झाड़ फानूस लगे हैं, उनके क्लाइंट्स को क्या कहना चाहिए, उनके पेट्रन्स को, जिनको भी, और उसी जगह गमन में स्मिता पाटिल का गांव का घर है अवध का, जिसमें डिबरी भी है, झलना भी है, बाखरी भी है, लालटेन भी है, दुलाई भी है फटी हुई जिसमें पैबंद लगे हुए हैं। तो एक ये संतुलन है इसमें। तो मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि मुजफ्फर साहब पे अक्सर कहा जाता है कि वो अपनी तरह से अवध पेश करते हैं। देखिए, जब आप 1857 की बात करेंगी तो एक कैनवस होगा उसका। उस कैनवस में आपको जरी भी दिखेगी, नवाबियत भी दिखेगी, कबाब भी दिखेंगे, गिलावट भी दिखेगी और भाषा भी दिखेगी। ज़रूर सी बात है कि फिल्मों में अगर मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स ज़्यादातर आपको उर्दू बोलते दिखाई देंगे, लेकिन ये भाषा का जो खेल है, अगर किसी एक छोटी सी कहानी में राम अवतार की 13वीं कौन सी पिक्चर आई थी अभी, राम प्रसाद की 13वीं, इस छोटे कैनवस पर जब आप अवध की फिल्म बनाएंगे तो आज के रिक्शे दिखेंगे। अभी वो गुलाबो सिताबो आई थी, आपने वो देखी होगी, वो भी पूरी अवध की ही भाषा है, लेकिन उस अवध की भाषा में वो कंटाप भी है और ज़्यादा चिकाई मत करो, ये सारी चीज़ें उसमें आपको दिखेंगी। और पूरी लखनऊ में बनाई हुई, क्या नाम है, जूही चतुर्वेदी ने लिखी फिल्म। वो जो दिखता है जुनून में, वो जो दिखता है शतरंज के खिलाड़ी में, वो एक कैनवस बहुत बड़ा है। तो उसमें आपको भाषा अगर मैं म्यूट कर दूं उसकी, तो भी आपको अवध दिख रहा होगा, आपको उसमें तब भी अवध दिखेगा। लेकिन गुलाबो सिताबों को अगर मैं म्यूट कर दूंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो उस भाषा के इस्तेमाल का जो मसला है, वो मसला ये है कि आज की तारीख में छोटा कैनवस भी नहीं बोलेंगे उसको, एक छोटी स्टोरी, एक छोटे शहर की स्टोरी को जब दिखाएंगे, जब उसमें अवध दिखाई दे तब तो जीत है। वरना मुगले आजम तो अपने आप में एक ग्रेंजर है, शतरंज के खिलाड़ी अपने आप में एक ग्रेंजर है, लेकिन छोटी कहानी अगर दिखाएंगे, गर्म हवा या 2 बीघा जमीन, और उसके बाद जब अवध की बात करेंगे तब उसमें पीपली लाइफ, क्या बेहतर एग्जाम्पल है। छोटी सी स्टोरी, नत्था की आत्महत्या, हम करब, वो कहने तुम काहे करो, हम करब। ये भाषा जब सामने दिखती है तो उसमें भाषा सामने आती है, ग्रेंजर उसको ढकता नहीं है। ये मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये है, वो ऐसे है कि जैसे एक बहुत बड़े लेखक थे, कवि थे, उन्होंने बड़ा बड़ा महाकाव्य लिखा। वो राजा के दरबार में जब घुसे तो पूरी तरीके से काले थे, मुंह पर गहरे गहरे चेचक के दाग थे, कुबड़ अलग निकला हुआ था। तो जब दरबार में वो पहुंचे तो राजा के साथ सारे दरबारी हंस दिए। तो उन्होंने ऐसे अपनी गर्दन उठाई और बोले, मोहि पर हंसे हो या हंसे हो कुम्हारा, मतलब मुझ पे हंस रहे हो या कुम्हार पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया। जानते हैं वो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी।
वो मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने रामचरित मानस के भी 34 साल पहले एक बड़ा महाकाव्य लिखा जो पद्मावत, जिसपे पद्मावती बनी, फिल्म बनी, अवधि थी। लेकिन अगर उसके फिल्म वाले ट्रांजिशन में आप जाएंगे तो अवध नहीं है, वहां आपको अवध नहीं दिखाई देगा। पर उन्होंने महाकाव्य जो लिखा वो पूरी तरीके से अवधि था। और रामचरित मानस दूसरा बड़ा उदाहरण है। चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, रामचरित मानस पढ़ लीजिए, या सुंदर कांड पढ़ लीजिए। बिना न मानस जल जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए ना प्रीत। और जिस पर आजकल एक बड़ी चर्चा भी चलती है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, तो ये 2 सबसे बड़े महाकाव्य हैं। और रामचरित मानस तो मैं इस पूरी कायनात की सबसे बेहतरीन स्क्रीन प्ले मानता हूं। इससे बेहतर कैरेक्टराइजेशन नहीं हो सकता, इससे बेहतर स्टोरी नहीं हो सकती, मर्यादा नहीं हो सकती, मॉरल नहीं हो सकते, विलन नहीं हो सकता। फिल्म में मजा तभी आता है जब विलन बहुत बड़ा हो, हीरो को पटक पटक कर मारे, और बाद में हीरो बदला ले तो लगता है हमने मारा इसे। तो वो मलिक मोहम्मद जायसी हो, चाहे तुलसीदास जी हो, या फिर मैं कहूंगा अमीर खुसरो हो, जब वो आकर उस राम में मिल सकते हैं तो अवध को प्रणाम, अवध को सलाम। 3 नाम आपने शुरू में लिए थे, सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल और मुजफ्फर अली साहब। तीनों बहुत बड़ी शख्सियत हैं। मेरी हैसियत नहीं कि मैं टिप्पणी करूं उन पर। सत्यजीत राय, क्या प्रिसीशन उनका होता था फिल्म बनाने में। श्याम बेनेगल साहब का क्या कमाल। लेकिन जित उम्र क्या नाम इनका, लखनऊ वाले मुजफ्फर अली साहब, माशाअल्लाह वो भी बड़ी अच्छी फिल्में बनाते हैं। लेकिन मुश्किल सिर्फ इतनी है कि आपने जो कहा कि अगर हम बात करेंगे 1857 की, तो गलावट के कबाब, अरे साहब तब उस वक्त लोनबरिया भी था, उस वक्त लोनबरिया, उस वक्त रसाजे भी था, उस वक्त गुलगुले भी थे, उस वक्त खरीका भी था। वो कहाँ चला गया, फिल्मों में कहाँ है वो? उसको चपरासी, वो क्या नौकर खा रहा होता है, मालिक उर्दू बोल रहा होता है, गलावट कबाब खा रहा होता है। ये दुर्भाग्यशाली है। मुझे ऐसा, कैनवस बड़ा था बेशक, बहुत बड़ा कैनवस था, लेकिन जब आप किसी रीजन को आप प्रोजेक्ट करने चलें तो माजरत के साथ कहूंगा उसको टोटलिटी में प्रोजेक्ट करें, उसको टुकड़ों में प्रोजेक्ट न करें। 1722 बुरहानुल मुल्क साहब के पहले भी अवध था, कहीं खो नहीं गया था। जैसे वास्को डिगामा ने भारत को खोजा, उसके पहले भी भारत था। अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, अपनी अपनी बातें। तो खैर, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज रसाजे नहीं बन रही हैं तो उसमें हमारी गलती है। क्यों नहीं बन देखिए रही? फिल्म, अब जो फिल्में हैं समाज का दर्पण है। इट इज 2 वे प्रोसेस। हम अक्सर ये कहते हैं फिल्मों में वही दिखाया जाता है जो समाज में होता है, और लोग कहते हैं कि समाज में जो होता है फिल्मों में वो दिखाया जाता है। सब अपनी सुविधा से परिभाषाएं गढ़ लेते हैं। सुविधा से वही मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम कबाब बना रहे हैं और हम दूसरे खाने नहीं बना रहे हैं तो उसमें गलती किसकी है? या हम उसे मार्केट नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, आप घर में बनेगा, बच्चे खाएंगे तो वो चीज़ बनेगी। अब हमारे और चूंकि वो खुद, और अनामिका चूंकि वो खुद लार्जर देन लाइफ है, इसलिए कुछ भी लिख सकता है, कुछ भी दिखा सकता है अपनी सुविधा से। तो फिर हम क्यों कहते हैं कि सिनेमा समाज का आईना है? इसका मतलब कि समाज वो चीजें नहीं पढ़ रहा है, वो चीजें नहीं खा रहा है जो दरअसल क्या है कि समाज फिल्में ना, अनामिका 1 मिनट प्लीज ना, तुम तुम्हारी बात मैं समझ रहा हूं। देखो, समाज फिल्में नहीं बना रहा, फिल्में एक इंडिविजुअल बना रहा है। क्या होता है, ग्रास रूट लेवल क्या चाहता है वो फीडबैक लेना एक बहुत टेढ़ी खीर है, और वो लोग ओपिनियन मेकर्स नहीं हैं, वो रिसीविंग एंड पर हैं। आप जो आप माइटी हैं, आप खुद जो परोस देंगे, आप बहुत बड़ा नाम है, आप जो दिखा देंगे वही देखेंगे। इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो चीज़ हम जिस चीज़ को पॉपुलराइज नहीं कर पा रहे हैं उसका मतलब कहीं कोई कमी है, चाहे वो समाज में हो, चाहे हमारे रहन सहन में हो, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई में हो। ये चीज़ें क्यों हमारी डाइनिंग टेबल से खाने की बात नहीं, बिल्कुल है। अब हमारे छतों पर कहाँ गेहूं है? हमें गौरैया के लिए आले लगाने पड़ रहे हैं। पहले गौरैया आले हम थोड़े लगाते, तो खुद बना लेती थी आके। तोते छत से उड़ते थे, हम छत पे सोते थे, सवेरे तोते और कौवे ऊपर से जा रहे होते तो वही तो हमको जगाते थे। कहाँ है अब? तो केवल रसाजे ही नहीं गायब हुई हैं, सारी चीजें अपने आप गायब हो गई हैं। अब तो क्या लाए हो धौलिया?
अच्छा, मुझे गंगा जमुना का याद आया, एक बड़ा डायलॉग मशहूर था उसका, वो जो वो धन्नो का डायलॉग था। बताइए बताइए। वो मैं वही याद कर रहा हूँ, मुझे अभी याद आया था जो सांभा वाला शोले में उसको कॉपी किया गया था। अच्छा। उस डायलॉग को मैं अभी मिस कर रहा हूँ, मुझे याद आएगा, मैं बीच में बताऊंगा। आप अभी तब 15 तक- मिनट। तब तक एक चुटकुला सुनाइए अवधि में, आप बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हैं। अच्छा, तो आयुष बाबा, मनोज भैया, यागदाएं बही आई, सब कुछ बहत चला जा रहा है, समझो, जैसे वह भैया आई रहे जगह जगह, सब कुछ बहत चला जा रहा है। मतलब उमा छप्पर बही रहा है, उमा गोरू बही रहे हैं, उमा सब बहत चला जा रहा है, आदमी इंसान सब, आदमी इंसान और सब बह रहे हैं। तो उमा का भवा दो इतने बड़े बड़े बिरवा, समझे सुधीर भैया, वह बही रहे हैं। याग बिरवा रहे उर्द केर, उद्द केर जो पुद्द फुद्द नहीं होता, याग उर्द केर बिरवा रहे और याग धान केर बिरवा रहे। तो नहीं तो सुनो, तो वो हरदोई की है। तो उर्द केर बिरवा के यहाँ कुछ कुछ मौज सोचिस ले इनसे धान के बिरवा से। तो ऐसी देखिस कहिस कहाँ जात उखाड़ी खुआसा, धान के बिरवा को उखाड़ के खोजते हैं। तो धान के बिरवा के यहाँ होगा बुरा लग गया, कहीं से तो बड़ा बदतमीज आइटम है, तो बह के वैसी चला गया, बह के वैसे बहे लगा। तब तक वो देखिस पीछे तेने जल्दी जल्दी चने के बिरवा चला आ रहा है, तब बड़ा चने के जो रहा पौधा तैरे लगाओ, धान के करीब आएगा, देखिस धान के मूड खराब होगा। तो देखिस कहिस कि कहाँ जात सभा की शोभा, मतलब चने मतलब धान की मतलब चावल के बिना किसी भी सभा की शोभा नहीं। तब धान केर पौधा केर उका जीवा जीव आवा, वो पलटा, वो देखिस चने के बिरवा देखिस कहिस बड़न की बात बड़न पहचाना, और उर्द सार जन्म का पदना हमका कहा दुखारी ख्वासा। और उसने फिर मुड़ के देखा, कहा, उससे चने को देख के कहा, कहां जात सभा की शोभा, नहीं कहां जात 56 प्रकारा, क्योंकि चने को हम 56 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चुटकुला समाप्त हुआ। आप हंसिए और तालियां बजाइए। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे इस, हाँ, बहुत ये इस तरीके की बहुत सारी चीजें बनती भी रहती हैं कि वो रहीमन झगड़ा ना करो, झगड़ा नीक ना होए, और उनते झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से बनती जाती है। वास्तव में बहुत सारे हम लोग आपकी भाषा, मतलब अब तो मैं काफी कुछ बोलना भूल गया हूँ। वजह यह है कि दादी मम्मी अब बाकी लोग वैसे ही बोलते थे, लेकिन यहाँ पर 20-22 साल पहले, 25 साल पहले लखनऊ आने के बाद वो पुरबिया भी मिक्स होती चली जा रही है। और मुझे लगता है कि जब मेरे अंदर की भाषा और उसका एसेंट धीमे धीमे मिलावट हो रही है उसमें, तो वहां पहुंच के तो होती ही होगी। अच्छा, हम लोग इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, एक बात हम लोग मिस कर रहे हैं। अभी हाल में मैं एक विद्यालय में गया था, तो वहां पर बड़ा अच्छी एक्सरसाइज थी, वर्कशॉप थी। मुझसे कहा गया कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात की जाए, बच्चे बोलें। हम भाषा की बात कर रहे हैं, अवधि की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक विषय दिया, ऐनक या चश्मा या स्पेक्ट्स। मैंने कहा, और दो के जोड़े बनाए और कहा कि एक बच्चा तुम जिसमें कंफर्टेबल हो, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में, चश्मे पे या ऐनक पे, स्पेक्ट्स पे बोलोगे 3 मिनट, और दूसरा उसको रिप्रोड्यूस करेगा। आप विश्वास नहीं मानेंगे, बच्चे बड़ी मुश्किल से 3 मिनट तक बोल पाए, और जो बोल पाए तो रिप्रोड्यूस तो वो कर ही नहीं पाए। मतलब मैं ये कहना इसलिए कि आज की तारीख में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि हम जिस समाज में अब जी रहे हैं वो समाज इमोजीज का समाज है। पढ़ने की, लिखने की, बोलने की, व्याकरणिक दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य बोलने की हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में सलाहियत धीरे 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 गायब होती जा रही है। और ये बच्चे जो यंग जनरेशन है, ये जिन चैनल्स को देख रहे हैं या नेट पर ये OTT पर जो सीरीज़ देख रहे हैं या जो ये FM चैनल सुन रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की, दूरदर्शन की एक उसका मेयार होता था। आज की तारीख में तो जमा के, बजा के, घुमा के, पता नहीं कौन कौन सी द्विअर्थी भाषाएं, जिसमें ना तो हिंदी होती है ना अंग्रेजी होती है। तो अवधि की तो बात ही हम क्या करें। उस मोड़ पे आके हम सब खड़े हो गए हैं जहां ऐसा लगता है कि ईश्वर न करे आने वाले समय में भाषाएं ही विलुप्त हो जाएं और इमोजीज का समाज हो जाए। मुझे प्यार करना है तो हार्ट भेज दो। आई लव यू बोलने का टाइम नहीं। अगर तुम प्यार करते हो तो आई लव यू तो बोलो मेरे भाई। इमोजी क्यों भेजते हो किसी को? क्या क्विकली बहुत रिस्पॉन्ड हो जाता है? जो भी होता हो,
बट दुर्भाग्यशाली है कि भाषाएं समाप्त हो रही हैं। तो पीयूष मिश्रा जी हमेशा कहते हैं कि अब आजकल दिल नहीं टूटता है, आजकल ब्रेकअप होता है। दिल टूटता था तो शायरी होती थी, अब ब्रेकअप होता है तो इमोजी चला जाता है। तो मेरे ख्याल से वो मैं भी अभी हाल में ही वो जवान पिक्चर देखने गया, तो जवान में शाहरुख खान की एक महिला जो नयनतारा हीरोइन है, उसके बच्चा है, उससे शादी तय हो रही है उसकी। तो कहती है कि ये बच्चा, मेरा एक अच्छे से रिलेशन थे, उसमें ये बच्ची हो गई, उसने कहा बच्ची गिरा दो, मैंने बच्ची चुनी और उसको छोड़ दिया। मैं उसको देखने के बाद सोचा कि होली आई रे एक फिल्म आई थी, होली आई रे, उसमें वो हीरोइन जो थी सिर्फ वो बच्चे की माँ बन जाती, मतलब उसके गर्भ में बच्चा आ जाता है, उस पर पूरी फिल्म थी। आराधना जैसी सुपरहिट फिल्म राजेश खन्ना को राजेश खन्ना बना दिया, उसमें सिर्फ राजेश खन्ना उससे वो प्रेग्नेंट हो जाती और पूरी फिल्म थी। आज कितना आसान हो गया ये बताना कि हमारे रिलेशन थे, उसमें एक बच्ची पैदा हुई, मैंने बच्ची चुन ली, उसको छोड़ दिया। तो आपने इमोजीज की बात की, मुझे तो लगता है कि फोमो, गोट, ये तमाम तरीके के जो एब्रीवेशंस आ गए हैं, बच्चे आपसे एब्रीवेशंस में बात करते हैं और आपको वो एब्रीवेशन समझने में लॉल, बस इतना कह देना और देखिए कितना धीमे से रिएक्शन आया लॉल पे। मुझे एक बार एसएनडी लिखते हैं, सेंड, SCRP। हमारे घर में तो हम कुटाई कर देते हैं। हमारे घर में अगर ऐसा कुछ होता है तो हम कूटने पे आ जाते हैं, और कूटना उसका सबसे अच्छा उपाय है। भाई लोग कुट्टम कुट्टस नहीं करो। हमरे सुधीर भाई बैठे हैं, पूरे के पूरे फिल्म अवधि में बनाए हैं। हाँ, गूलर का फूल, विनीता जी बैठी और रवि भाई का है, वह बैठे। वो निखर गए हमका लगत निखर लेहन हैं। तो अच्छा। सुधीर जी से ये माइक कोई पहुंचा दे, अंगद या कोई, सुधीर जी को वो मैं चाहूंगी कि वो अपनी अवधि फिल्म गूलर के फूल के बारे में कुछ बात बताए। आप लोग जानते हैं सुधीर जी को ज़्यादातर लोग, लेकिन एक बार फिर इनका इंट्रोडक्शन। आप रीजनल एडिटर है दिल्ली NCR नवभारत टाइम्स के, और अवध के खालिस लखनऊ के पुराने मोहल्ले के रहने वाले हैं। किसी ज़माने में बड़े स्टूडेंट यूनियन वाले हुआ करते थे। सब कुछ करके आप फिल्म बनाया अब उन्होंने, आप बताइए। असल मैंने जो फिल्म बनाई वो माँ के ऊपर बनाई, माँ की यादों से जुड़ी एक फिल्म थी। तो जब माँ से जुड़ी हुई यादें थी तो उसमें बोली भी थी। तो उस वक्त की जो बोली थी, उस वक्त जो बातें होती थी घर में, और हाँ, जो अपनी भाषा, देखिए भाषा हिंदी है और अवधी है बोली, जिसकी व्याकरण है वो भाषा है। और जो हम लोग बोलते हैं घर पे वो बोली थी हमारी, अवधी बोली हम लोग बोलते थे। और इसीलिए जो उसके संवाद बने, उसको मैंने ये सोच के नहीं बनाया कि मुझे अवधी में कुछ लिखना है। तो वो तो एक अंदर से निकली हुई चीज़ है कि हम जो कथानक है, जो वक्त है, जो समय है, उसमें से जो चीज़ें निकल रही हैं वो था। और जब मैं बोलता हूँ तो मैं वो बोली बोल नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि बोलने की आदत हमें हमारे बड़ों ने छुड़वा दी। बड़ों को, जैसे आप लोग कहते हैं कि घर में जो है आजकल बच्चों से कहिए हिंदी बोलो, वो नहीं बोलते हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं। हमारे घर में अगर हम अवधी बोलते थे तो स्कूल में डांट खाते थे, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो, ढंग की भाषा बोलो, ढंग से हिंदी बोलो। तो जो वो हमारी बोली थी वो हमारे स्कूलों ने छुड़ाई है। हमारे जो रोजगार में उसको जुड़ना नहीं था, हम उसकी एक्सेप्टेंस दफ्तरों में नहीं थी, स्कूलों में नहीं थी, विद्यालयों में नहीं थी, इसलिए वो निकलती चली गई। और जब मैंने फिल्म बनाई तो चूंकि वो एक दिल से लिखी हुई कहानी है। वो आपकी पटकथा या स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह से हुई, किसने की थी? स्क्रिप्ट मैंने कहानी लिखी थी 15 मैं। हुआ ये कि जब मैं पहली बार मैंने लखनऊ छोड़ा और मैं पहली बार एडिटर बना, तो मैं 2010 में श्रीगंगानगर गया, पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ पे एक छोटा सा शहर है। तो वहाँ पे बीवी बच्चे सब मेरे यहीं थे, लेकिन वहाँ मैंने पहली बार 1979 में मेरी माँ की डेथ हुई थी। तो मैंने माँ को मिस करना शुरू किया कि पता नहीं क्यों मुझे तब माँ की याद आना शुरू हुई। तब ये कहानी लिखी गूलर का फूल, जो पूरा एक माँ और बच्चे के सेंटिमेंट के ऊपर है। तो वहाँ पर जब ये कहानी लिख रहे थे तो भाषा भी वही निकली जो 1979 और 80 में 81 के दौर में मैं बोला करता था। अभी मैंने जैसे कुछ उसके लिखा है अवधि में फिल्म के बारे में। फिल्म के आगे के बारे में कि फिल्म गूलर का फूल एक शुरुआत है
जो यह बतावत है कि अवधि में अब नई विधा का भी निर्माण होए लागे, या खेत खरियान गांव कस्बन के भाषा ना है खाली, या कला कौशल रचनात्मक केरी भाषा रही और आगे रही। यह शॉर्ट फिल्म के द्वारा जौन आरंभा है वैते अस बिरवा बाड़ी की याक दिन मुख्य धारा का सिनेमा बनी अवधि में। तो अवधि दरअसल क्या इन्होंने जो बात कही मनोज राजन ने, वो बिल्कुल वो थोड़ा करीब है। हिंदी और अवधि लगभग एक ही, मतलब वो उसका बोली एक हम घर में बोलते हैं और भाषा है हिंदी। दूसरा ये कि मुंबई में जो भी राइटर गए यहाँ से, वजाहत मिर्जा से लेके अर्जुन लखनवी और तमाम लोग जो गए वो सब यहीं से तो निकल के गए। जब राइटर यहाँ के हैं, अवध रीजन के ही ज़्यादातर लिखने वाले हैं, जावेद अख्तर हैं या जो भी लोग हैं, तो जो वो लिखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारी बोली तो आएगी। और उसको ऊपर नीचे करने वाली बात मुझे नहीं समझ में आती। कहीं कहीं पे अभी गोविंदा भी हड़िया से जाते हैं, वो हीरो बन जाते हैं, तो उससे डाउन नहीं होती है भाषा। मुझे नहीं लगता कि भाषा का अगर नौकर बोल रहा है, कई जगह पे जैसे अब साउथ की फिल्म है उसमें भोजपुरी का गुंडा होता, गुंडा भोजपुरी ही बोलेगा, जो उसका आपका ट्रांसलेटेड वर्जन है, तो कहीं कहीं पे थोड़ा सा ठूसा हुआ लगता है। लेकिन जब पुरानी पिक्चरें देखिए या अभी भी कहीं देखिए, तो अगर ग्रामीण परिवेश की बात होती है तो वो रचनात्मकता है, वो क्रिएटिविटी है, वो उसको वही उसी भाषा में लिखेगा ना जिस परिवेश का व्यक्ति होगा। अगर वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ रहा होगा तो वो जरूरी नहीं कि वो अवधी में बोलेगा या हिंदी में बोलेगा, वो फिर अंग्रेजी में बोलेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि रचनाकारों ने जानबूझकर कुछ ठूसा है या कुछ ऐसा क्रिएट किया है कि जिससे अवधि डिग्रेड हो या उसको नीची दृष्टि से देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार फिर बधाई इस फिल्म के लिए। तो एक जो बात अभी हम लोग के पूरे कॉन्वर्सेशन में बार बार आ रही है वो ये है कि भाषा किस समय पर कैसी थी। अगर आप 1950 अर्ली 50s की फिल्म देखिए तो उसमें इस तरह के गाने थे, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, फिर वो सुनो सुनो मिस चैटर्जी, पढ़ लो मेरा मैटर जी, कर दो उसको बेटर जी, ये तो और उसके बाद चिकारा हूँ गर्शिया, सलाम लो हमारा हूँ शुक्रिया, ऐसे गाने बनते थे। तो उस वक्त जब आपको कहीं कॉमेडी इंट्रोड्यूस करनी होती थी तो आप अंग्रेजी के गाने बोल रहे हैं। आप 20 साल बाद आइए, फिल्म बनी चुपके चुपके, उसमें शुद्ध हिंदी बोली और लोग हंस रहे थे। आप 20 साल पहले आपने आप इंग्लिश बोल रहे थे, लोग हंस रहे थे। तो सब उस समय ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था जब 1950s में ये फिल्म बन रही थी, और ब्रिटिश इन्फ्लुएंस जैसे जैसे टेपर होता गया और फिर हम लोगों का हिंदी का व्याकरण, हम लोग के स्कूल में जिस तरह से हिंदी आई, कंपैरेटिवली तो बहुत नई भाषा है वो, तो वो जो शुद्ध हिंदी बोल रहा था उस पर लोग हंसने लगे। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि तब आप अंग्रेज़ी पर हंस रहे थे, अब आप हिंदी पर हंस रहे थे, आज की डेट में अगर कोई गांव की भाषा बोल रहा है तो हम लोग उस पर हंसते हैं। तो ये एक टाइमलाइन है। अच्छा, ये अब आप बहुत सारी वेब सीरीज देखेंगे, जैसे अभी एक वेब सीरीज आई है असुर, अगर देखी हो आपने, बड़ी ही टेक्निकल फिल्म है, बहुत टेक्निकल, बहुत कंप्यूटराइज और कोडिंग पर आधारित वो फिल्म है, कोडिंग पर। बट थ्रू आउट एक एक कैरेक्टर उसका शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, शुद्ध हिंदी में बात कर रहा है, बहुत अच्छी। कि बनारस में उसका एक बंदा है जो खुद को अहम ब्रह्मास्मि कहता है, उसको देखिए आप, तो उसके सारे कैरेक्टर्स हिंदी में बात कर रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं कि जिस पर लोग हंसते हैं। बट असुर के दोनों पार्ट्स आप देख लीजिए, दोनों सीजन आप देख लीजिए, उसमें शुद्ध हिंदी बोली है और बहुत अच्छी बोली है और कोई नहीं हंसता उसमें। ये रचनाकार, ये लिखने वाले के ऊपर निर्भर है कि वो जब कैरेक्टर बनाएगा तो उसकी भाषा में वो कैरेक्टर कॉमेडी के तौर पर देना चाहेगा या उस कैरेक्टर को गंभीरता देना चाहेगा। तो बहुत सारे आप जैसे पद्मावती देख लीजिए, उसमें जो पंडित है, मैं नाम भूल गया उसका, जो पद्मावती को झरोके से देख रहा था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी से जाकर जिसने बताया था, जिसने सुरागशी की थी, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। आप अभी रणबीर सिंह की एक फिल्म आई है जिसमें वो डकैत बना हुआ है, रणबीर सिंह, शमशेरा। शमशेरा में शुद्ध सिंह नाम है विलन का, शुद्ध सिंह संजय दत्त बने हुए हैं, और उस शुद्ध सिंह की भाषा अगर आप सुनेंगी तो शुद्ध सिंह की भाषा जो है बिल्कुल शुद्ध है
और लोग उससे डरते हैं, उसकी उस भाषा से। आप केजीएफ जैसी वो फिल्म देखिए जो नील ने बनाई। केजीएफ साउथ इंडियन मूवी है, बेसिकली कन्नड़ मूवी है, लेकिन आप उसके डायलॉग्स पर जब जाएंगी, उसके डायलॉग्स पर जब जाएंगी, तो वो डायलॉग शुद्ध हिंदी में सामने आ रहे हैं। हालांकि उसमें है तमाम सारी और भाषा, लेकिन ज्यादातर डब्ड मूवी जितनी भी आ रही है वो उनको लगता है हिंदी हमको शुद्ध करके देनी है, तो वो उसमें गंभीरता। ये बात आपकी सही है कि पहले ऐसा होता था, लेकिन धीमे 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 धीमे, मैं तो ऐसे ही कहूंगा, जैसे मीडिया को लोग नॉन सीरियसली लेने लगे हैं कि अरे यार ये तो कुछ खबर नहीं दिखाते। मैं खुद मीडिया से हूँ, 34 साल 33 साल हो गए मुझको वहाँ पे, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारी यूट्यूबर्स हैं, ट्विटर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो गंभीरता दे रहे हैं ना। तो अब धीमे धीमे उस शुद्ध हिंदी को गंभीरता दी जा रही है। और हिंदी का जो आंदोलन चल गया एक लंबे समय से, आज आप देखिए कि सारे लोग इस बात पर प्राउड करते हैं कि हाँ मैं हिंदी बोलता हूं। ये जिस फिल्म इंडस्ट्री की हम लोग उतनी देर से बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अतिथि तुम कब जाओगे फिल्म, मैंने इसके सारे डायलॉग लिखे हुए हैं। मैंने स्वर्ण स्वर भारत जी टीवी में एक 54 एपिसोड का पूरा एक सोप ओपेरा लिखा हुआ है। इन सारी चीजों में जब मैं जाता हूं तो मैं ये पाता हूं कि नहीं यार, सारी चीजें इंग्लिश में हो रही है, स्क्रिप्टिंग इंग्लिश में चाहिए, उनको रोमन में चाहिए। हिंदी, केवल एक आदमी है जो हिंदी में स्क्रिप्ट लेता है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। केवल एक आदमी है जो हिंदी में स्क्रिप्ट लेता है जिसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। एक आदमी है जो उर्दू में लेता था, ही वॉज धर्मेंद्र जी, वो उर्दू में लेते थे पूरी स्क्रिप्ट। तो हिंदी में आपने अगर किसी से भी बात की तो आप ये मान के चलिए कि 20 नंबर तो आपके राइटिंग के कट जाएंगे और फिल्म हिंदी की बनेगी। लेकिन धीमे धीमे उस शुद्धता को, जो हिंदी की शुद्धता है, उस पर गंभीरता आ रही है। और मुझे लगता है कि उसकी बार बार आलोचना करके हम अपने आप को आगे बढ़ने से कहीं रोकते हैं। तो मुझे लगता है हमें अब उस हंसने वाले को इग्नोर करना चाहिए, और जो लोग पूरे पूरे 9 10 एपिसोड्स के पूरे वेब सीरीज बना रहे हैं, उसमें शुद्ध हिंदी ला रहे हैं, हमको उनको और हाथों हाथ लेने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सब कुछ गवर्न करता है, बाजार। संक्षेप में अगर मैं बात कहूं, देखिए साहब, जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 1947 में, बड़ा एंग्लिसाइज्ड मामला था, और उसके बाद धीरे धीरे फिर जो अंग्रेज़ी की तरफ, वो लोग जो कुलीन होते थे वो अंग्रेज़ी बोलते थे, उनके बच्चे अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ते थे, शेरवुड जाते थे, हार्वर्ड जाते थे, और जो मध्यवर्गीय थे या निम्न वर्गीय थे। मैंने अपने में, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैंने जो जीवन देखा तो 60 के दशक में, 80 के दशक में और 90 के दशक में अंग्रेज़ी का बहुत ज़ोर था, विश्वविद्यालय में बहुत जोर था। अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो फिर आपको हीन दृष्टि से, और अच्छी लड़कियां जो होती थी बहुत क्लास की, जो स्मार्ट टाइप, वही आपको तरफ देखती नहीं थी अगर आप अंग्रेजी में बात नहीं करते थे। वो एक समय था, एक दौर था, 80 के दशक का, 90 के दशक का। सन 2000 उसकी वजह थी। देखिए क्या है कि हम धीरे धीरे एक ऐसी भाषा को हम प्रमोट कर रहे थे। मैं आप बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूँ। आज़ादी के बाद हम एक ऐसी भाषा को प्रमोट कर रहे थे जिसको हम हिंदुस्तानी नाम दे रहे थे, जिसमें हिंदी के शुद्ध प्रयोग पर लोग हंसते थे, जिसमें ऐसे लोग थे जो टाई को कंठ लंगोट कहते थे और फिर हंसते थे, जो ट्रेन को लौह पथगामिनी कहते थे, इसलिए कहते थे ताकि जनता उनके ऊपर हंसे। ठीक उसी तरह से जैसे संता बनता के जोक्स बनाकर आपने उस सरदार कौम को बदनाम करने का, मखौल उड़ाने का प्रयास किया, जिस कौम ने सैकड़ों सालों तक मुगलों का पूरी ताकत के साथ सामना किया था। ये सब बहुत सोची समझी रणनीति और कूटनीति का हिस्सा था। तो वो जो अंग्रेजी था, वो सी फॉर कैट, कैट बने बिल्ली, वो तो एक गाना था, मजाहिया गाना था, लोग हंसते थे। इसलिए नहीं हंसते थे कि अंग्रेजी पे हंसते थे, अंग्रेजी पे नहीं हंसते थे, अंग्रेजी से तो खौफ खाते थे। 80 के दशक तक, 90 के दशक तक। 2000 के बाद, वो 1991 में जब मिखाइल गोर्बाचोव आए, जब पेरेस्ट्रोइका हुआ, ग्लासनोस्ट हुआ, ओपननेस हुआ, उसके बाद बाजार खुलने लगा। हिंदी जो हीन लोगों की भावना मानी जाती थी, 2000 के, मुझे याद है जब मैं दूरदर्शन में 1988 में आकाशवाणी में आया और 90 के दशक में जब नए नए टेलीविजन चैनल आए, तो मुझे जो ऑफर्स आते थे मोस्टली अंग्रेजी जानना आपके लिए जरूरी होता था। हिंदी पत्रकारिता के लिए उतना स्थान नहीं था टेलीविजन चैनलों में। 2000 के बाद देखिए कितने हिंदी टेलीविजन चैनल आ गए, और आज की तारीख में वहां जो तनख्वाहें हैं आप सुन के दंग रह जाएंगी, उतना अंग्रेजी चैनल के संपादकों को तनख्वाहें नहीं मिलती। इसलिए कि हिंदी को मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया। इसलिए कि अगर आप हिंदी में नहीं बात करते, अगर आप हिंदी नहीं बोलते और उस पर से
सोने पे सुहागा हमारे अमिताभ बच्चन जैसे लोग जो भले गलत हिंदी बोलें, हिंदी की टांग तोड़ें, कृपया करके ऐसा करें, कृपया कम से कम हिंदी बोल तो रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी के प्रति लोगों का रुझान तो पैदा कर रहे हैं, और हैं वो लार्जर देन लाइफ अमिताभ बच्चन, महानायक हैं तो हैं, इन लोगों का बहुत रोल है। तो अब बदले हुए परिवेश में कोई हिंदी पर हंसता नहीं, क्योंकि हिंदी पर जो अब हंसा वक्त उस पर हंसेगा, क्योंकि हिंदी इस समय विश्व की नंबर 3 पर बोली जाने वाली भाषा है। मैंडरिन और अंग्रेजी के बाद शायद हिंदी का नंबर आता है। हिंदी बाजार में मजबूती के साथ खड़ी है, हिंदी छाती ठोक कर खड़ी है, हिंदी ने हीन भावना को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हिंदी का भविष्य उज्जवल है। बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सोच रहा हूं कि इसको कुछ अवधि में ही खत्म कर दिया जाए। मेरे पास एक बेहतरीन कविता है रमई काका की। प्लीज सुनाइए। पहले आप सुनाइए। वहीं से कर देते हैं। लपक झपक लपक झपक लपक झपक लपक झपक लपक झपक तू आरे बदरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, सर की खेती सूख रही है, सर की खेती सूख रही है, बरस बरस तू गार भरवा, लपक झपक तू आरे बदरवा, बन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में हुक उठी है, बन में कोयल बन में कोयल कूक उठी है, सबके मन में हुक उठी है, बूंदन से तू बाल उगा दे, हे बूंदन से तू बाल उगा दे, झटपट तू बरसा रे बदरवा, झटपट तू बरसा बदरवा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, झटपट तू बरसा, लब झपक तू आरे बदरवा, बरसो बरसो झगड़ झगड़ कर बरसो, घुमड़ घुमड़ कर बरसो, अकड़ अकड़ कर बरसो, बरसो 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 बरसो। और बारिश शुरू हो गई है बहनों और भाइयों। तो वह अगर आपकी अनुमति हो तो 2 मिनट की एक रमई काका की क्या कविता सुनाई जाए? अच्छा, इतनी अच्छी गायकी के बाद मनोज भाई अवधि से ही खत्म कर देते हैं। हम गैन याक दिन लखनऊ कक्कू संजोग ऐसा परिगा, पहले पहिल हम सहरु देख सो कहूं कहूं ध्वाखा होगा, मुआछन का किन्हे सफा चट, मुंह पाउडर और सिरकेस बड़े, तहमद पहिरे कंबल ओढ़े, बाबूजी याके रहे खड़े। हम कहा मेम साहिब सलाम, उई बोली चुब्बे डैम फूल, मैं मेम नहीं हूं साहब हूं, हम कहा फिरू धाखा होगा। हम गए नमीना बादे जब कुछ कपड़ा ले बजाजा मां, माटी के सुघर महरिया अस, माटी के सुघर मेहरिया असी, जहां खड़ी रही दरवाजा मां, समझा दुकान के यह मलकिन, समझा दुकान के यह मलकिन, सो भाव ताव पूछे लागिन, या के बोले या मूरत है, हम कहा बड़ा धाका। धस गैन दुकाने दीख जहां, धस गैन दुकाने दीख जहां, मेहरारू याके रहे खड़ी, मुंह पाउडर पोते उजर उजर, और पहिरे सारी सुघर बड़ी, हम जाना मूरति माटी के, सो सारी पर जब हाथ धरा, उई झझक की भकुरी खखुआए उठी, ये ध्यान दीजिएगा, उई झझक की भकुरी खखुआए उठी,
हम कहन बरात भाखा होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया वार्तालाप रहा कि नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं सुश्री माधुरी हलवासिया जी से अनुरोध करूंगी कि वो तेज भेंट कर हमारे मेहमानों का सम्मान करें।